Yes, welcome back to students to कुलदीप स्टडी। एंड जैसे कि आपको पता है हमारी संडे टू संडे जनरल साइंस की क्लास चलती है और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें कौन सा हार्मोन कौन सी पर्टिकुलर ग्लैंड से सिक्रेट होता है एंड उसके क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज जो आएगी वो 1 by 1 एंडोक्राइन ग्लैंड्स की आएगी जिसमें हर एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स और उनके फंक्शंस का एक तरह से डिटेल डिस्कशन करेंगे हम। तो आज चलते हैं हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन की और सारे हार्मोन्स की एक पर्टिकुलर टेबल से कि पर्टिकुलर जो हार्मोन्स है वो क्या क्या फंक्शंस करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अपने बॉडी में 2 मेजर रेगुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दो ही मेन सिस्टम होते हैं जो अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, बॉडी को चलाते हैं और अपने जो लाइफ को सस्टेन और कोऑर्डिनेट करने का काम, रिस्पॉन्स करने का काम करते हैं, वो ये दो ही सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट पहला होता है न्यूरल कम्युनिकेशन। न्यूरल कम्युनिकेशन का मीनिंग न्यूरॉन्स जो अपनी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और न्यूरॉन्स का बेसिक रिक्वायरमेंट ये होता है कि वो एक तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं और जब भी बात हम इलेक्ट्रिकल की करते हैं फास्टनेस उसमें आ जाती है, यानी सिग्नल होंगे वो अगर फास्ट होंगे तभी वो काम अच्छे से हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो न्यूरल कम्युनिकेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है रैपिड इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग, यानी सिग्नल्स जो होंगे जैसे हम किसी गर्म वस्तु को टच करते हैं तो रैपिड अपने को सिग्नल मिलना चाहिए कि इसको हटाओ वरना आपके लिए वो नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल्स रैपिड होना इसलिए जरूरी है कि आज आपने हाथ रखा और कल तक आपके पास सिग्नल पहुंचे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, वो आपके लिए हार्मफुल होगा, वो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। इसलिए न्यूरल कम्युनिकेशन की सबसे फर्स्ट कंडीशन और बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है, एक एसेंशियल कंडीशन होती है, एक आवश्यक जो शर्त होती है वो ये होती है उनका रैपिड होना जरूरी है, तेजी से तीव्र होना जरूरी है। एंड फॉर ए सिक्रेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स, अब ये जो सिग्नल बनते हैं वो एक विशेष प्रकार के केमिकल से बनते हैं जिन्हें बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। और ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, एक तरह से शॉर्ट डिस्टेंस तक काम करते हैं, इनकी डिस्टेंस लॉन्ग नहीं होती है और एक्ट ऑन नियर बाय टारगेट ऑर्गन्स, जो इसके पास में अपने अंग होते हैं उन्हीं पे ये काम करते हैं। कौन? न्यूरॉन्स। तो हमने न्यूरॉन्स की जो फर्स्ट रेगुलेटरी सिस्टम है नर्वस सिस्टम, उनकी जो बेसिक यूनिट होती है उन्हें बोलते हैं न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स अपना काम रैपिड इलेक्ट्रिकल सिग्नल से करते हैं और इस रैपिड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में शॉर्ट डिस्टेंस होती है। पहली बात नियर बाय ऑर्गन्स पे ये काम करते हैं और रैपिड होने की वजह से नियर बाय ऑर्गन पे फास्टली काम कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो और केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं, एक तरह से मैसेज देते हैं कि आपको भी ये काम करना है, शॉर्ट डिस्टेंस केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है नर्वस सिस्टम के बारे में। ये नर्वस सिस्टम एक्सर्ट्स रैपिड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडीज मसल्स एंड एक्सोक्राइन सीक्रेशंस, यानी जो अपने मसल्स पे कंट्रोल है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे जो कंट्रोल है वो नर्वस सिस्टम का होता है, हम ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो सेकंड रेगुलेटरी मेजर रेगुलेटरी सिस्टम की तो वो होता है हार्मोनल कम्युनिकेशन, यानी हार्मोन जो अपनी बॉडी में स्रावित होते हैं वो दूसरे महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इनकी क्या खास बात है? लॉन्ग डिस्टेंस केमिकल मैसेंजर होते हैं। नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो होते हैं, यानी हम कंपैरिजन कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर वर्सेस हार्मोन्स का। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो शॉर्ट डिस्टेंस केमिकल मैसेंजर है एंड जो हार्मोन्स है वो लॉन्ग डिस्टेंस केमिकल मैसेंजर होते हैं और ये किससे सीक्रेट होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्लड कैरीज द हार्मोन्स। अब हमें चूंकि अपना टॉपिक हार्मोन्स है तो जो हार्मोन्स है उनको ले जाता कौन है? हार्मोन्स को ब्लड ले जाता है, ठीक है। और टारगेट साइट पे वर्क करता है। दे आर द रेगुलेट प्रोसेस दैट रिक्वायर्ड ड्यूरेशन रेदर देन स्पीड। यहाँ स्पीड के कंपैरिजन में कितने टाइम तक वो काम करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम स्पीड के बजाय ड्यूरेशन पे काम करती है और नर्वस सिस्टम ड्यूरेशन के बजाय स्पीड पे काम करता है, ठीक है। सच एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड ग्रोथ। जो अपनी ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होती है। मेटाबोलाइट का मतलब वो पाचन, जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन धीरे धीरे होना जरूरी है। फास्टली पाचन होगा तो जल्दी भूख लगेगी, जल्दी भूख होगी तो फिर ग्रोथ, जैसे
रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, नियमन के अकॉर्डिंग नियमित होनी चाहिए, वैसे नहीं हो पाएगी। कई अनियमितताएं अपने शरीर में आ जाएगी। आदमी एक ही दिन में बच्चे से बड़ा बन जाएगा, बड़े से बूढ़ा बन जाएगा, मृत्यु तक पहुंच जाएगा। इसलिए ये चीजें स्पीडली होना थोड़ा नुकसानदायक है, रेगुलरली होना ज्यादा फायदेमंद है, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड अपना काम करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना जो टॉपिक आएगा वो आएगा, मतलब इसको हिंदी में देख लेते हैं कि अपने शरीर को, वैसे तो टॉपिक हॉर्मोन्स का है, शरीर को दो नियामक प्रणालियां नियंत्रित करेगी, एक तंत्रिका तंत्र और एक अंतःस्रावी तंत्र। और तंत्रिका तंत्र का तीव्र विद्युत संकेत का होना और न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होना, ये मुख्य बिंदु है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर छोटी दूरी तक काम करेंगे, आसपास के लक्ष्यांगों तक काम करेंगे, और अधिकांश मांसपेशियां और बहिस्रावी जो स्राव होते हैं उनमें ये काम करता है। दूसरा होता है हार्मोनल संचार, यानी हार्मोन जो होते हैं वो लंबी दूरी वाले रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। ये अंतःस्रावी तंतु द्वारा रक्त में स्रावित कर दिए जाते हैं और रक्त इन हार्मोनों को दूर स्थित अंगों तक ले जाता है। मैंने कहा ना, नर्वस सिस्टम शॉर्ट डिस्टेंस न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम लॉन्ग डिस्टेंस केमिकल मैसेंजर होते हैं। तो इनकी क्या क्या काम होते हैं, उपापचय क्रियाओं में, जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में, विकास आदि में इनका रोल होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट आप ये मान लो कि जो हम पानी पीते हैं, जो हम लिक्विड लेते हैं, उनमें जो लवणीय पदार्थ होती है, लवण होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो उन्हीं का नियमित होना हमारे शरीर में जरूरी है। तो उनके नियमन के लिए एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब चलते हैं हम आगे। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है? नर्वस सिस्टम इज वायर्ड एंड द एंडोक्राइन सिस्टम इज वायरलेस। सिग्नल्स दोनों में होते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम वायर्ड माना जा सकता है, उसका कंपैरिजन वायरिंग से कर सकते हैं। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जस्ट लाइक रिमोट कंट्रोल, वायरलेस होता है। समझ गए? नर्वस सिस्टम वायर के थ्रू चलता है, फास्ट होती है सर्विस, और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो वायरलेस सिस्टम के इक्विवेलेंट माना जा सकता है। सर्विस स्लो चलती है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस तक चलती है। तो ये एक बेसिक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉर्मोन्स की। हॉर्मोन्स फॉल इनटू टू डिस्टिंक्ट केमिकल ग्रुप्स, यानी हॉर्मोन्स को सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है लाइपोफिलिक। जो जल में विलय होता है उन्हें हम जल विलय, और जो वसा में विलय होते हैं हॉर्मोन्स उन्हें वसा विलय हॉर्मोन्स कहते हैं। इसके अलावा हॉर्मोन्स के अलग वर्गीकरण भी होते हैं, ट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, लिपिड्स के अकॉर्डिंग, पेप्टाइड्स, प्रोटीन, इनके अकॉर्डिंग हॉर्मोन्स के अलग क्लासिफिकेशन है। मेजर क्लासिफिकेशन तो हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक, ठीक है। द एंडोक्राइन सिस्टम इज वन ऑफ द बॉडीज टू मेजर रेगुलेटरी सिस्टम्स। हमने कहा हॉर्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम से रेगुलेट होता है और रिलीज होते हैं, और यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम टू मेजर रेगुलेटरी बॉडी में से एक बॉडी। नेक्स्ट एंडोक्राइन, अब हॉर्मोन्स सीक्रेट किससे होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। देखो मैं बोल हिंदी में रहा हूँ, इंग्लिश आपके सामने, आपको थोड़ा सा एडिचुअल होना पड़ेगा इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए। इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आपके साइंस में जितना इजीली आप इंग्लिश में समझ सकते हो, उतना इजीली हिंदी में नहीं समझ सकते। खैर, मैं कह रहा हूँ हॉर्मोन्स किससे रिलीज होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करती है, और हॉर्मोन्स ब्लड बॉर्न केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, यानी बिना ब्लड के हॉर्मोन्स काम नहीं करेंगे, ब्लड के साथ ही हॉर्मोन्स चलते हैं। रक्त वाहक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, यानी रक्त के साथ ही अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंचाते हैं हॉर्मोन्स। और ये टारगेट सेल पे काम करते हैं, जो एक लॉन्ग डिस्टेंस पे लोकेट होती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी जहां से हार्मोन स्रावित होते हैं। हार्मोन स्रावित क्यों होते हैं? कि पर्टिकुलर किसी टारगेट पे काम करने के लिए हार्मोन स्रावित होते हैं। आपको गुस्सा आया, ठीक है, उसको अब रेगुलेट करना जरूरी है, अदरवाइज गुस्सा अगर एक साथ रहा तो आप ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तब उस गुस्से को शांत करने के लिए हार्मोन स्रावित होगा एक फिक्स जगह से, जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। अब वो फिक्स जगह से जो हार्मोन स्रावित होगा, जहाँ जो गुस्से की जड़ है वहां तक पहुंचेगा और धीरे धीरे काम करेगा, तो गुस्सा शांत हो जाएगा। जो अंकल पहले कल गुस्से में थे, आज वो अंकल बड़े आराम से बात कर रहे होंगे। तो ये हॉर्मोन्स की एक खास बात होती है कि लॉन्ग डिस्टेंस वाले टारगेट सेल पे काम करते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से बहुत ज्यादा दूरी पे होते हैं, और ये ब्लड बॉर्न केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। नेक्स्ट, द एंडोक्राइन सिस्टम सीक्रेट्स हॉर्मोन्स इनटू ब्लड फॉर डिलीवरी टू डिस्टेंट साइट ऑफ एक्शन, यानी वही बात है कि हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम से ब्लड में रिलीज होते हैं, और डिलीवर का मतलब तक पहुंचना। तो पर्टिकुलर किसी साइट
पर एक्शन के लिए ये वहां तक पहुंचते हैं ब्लड के थ्रू। नेक्स्ट, द पेंक्रियाज, एक एग्जांपल ले रहे हैं। पेंक्रियाज इज ए मिक्सचर ऑफ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन टिश्यूज। आगे हम बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है। तो उसमें एक एग्जांपल है पेंक्रियाज, जिसे ग्नासी कहते हैं। अब ये एक एग्जांपल है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों का एक मिश्रण होता है अग्नाशय। The mixed gland contains both exocrine and endocrine tissues. इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के उत्तक होते हैं, दोनों प्रकार की ग्रंथियां होती है। मैंने अपने शॉर्ट्स में भी डाल रखा है इसके लिए स्पेशल। इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये जो स्रावित होते हैं उनमें कौन सा वाला पार्ट अग्नाशय में, पेंक्रियाज में एक्सोक्राइन है, कौन सा वाला पार्ट एंडोक्राइन है। Exocrine pancreas secretes digestive enzymes and an aqueous alkaline fluid. इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है पेंक्रियास का, अग्नाशय का, वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है और पर्टिकुलर जो क्षारीय द्रव होते हैं उनको सीक्रेट करता है, उनको स्रावित करता है। यानी क्षारीय द्रवों का स्रावित होना और पाचक एंजाइम का स्रावित होना अग्नाशय के बहिःस्रावी होने को सिद्ध करता है। नेक्स्ट, अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, क्योंकि एक्सोक्राइन आपने नाम सुना, बहिःस्रावी आपने नाम सुना। ग्लैंड्स दैट सीक्रेट थ्रू डक्ट्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी और इनटू अ कैविटी दैट कम्युनिकेट विद द आउटसाइड। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिःस्रावी ग्रंथियां, वो ग्रंथियां होती है जिनसे स्रावित तो पदार्थ होते हैं, लेकिन वो पदार्थ नलिका से होते हुए बाहर या तो स्रावित कर दिए जाते हैं या शरीर के अंदर किसी गुहा में स्रावित किए जाते हैं, कैविटी में डाल दिए जाते हैं। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो सीक्रेट हार्मोन्स होते हैं या जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट सब्सटेंस या पदार्थ होते हैं, वो नलिका से होते हुए टारगेट तक पहुंचते हैं, ब्लड से होते हुए टारगेट तक नहीं, यानी ओपनली ये उसमें नहीं जाते हैं फ्लूइड में, ठीक है, नलिका से होते हुए जाते हैं। और दूसरी बात ये था कि या तो ये बाहर की तरफ स्रावित कर दिए जाते हैं पदार्थ एक्सोक्राइन ग्लैंड से, या फिर बॉडी के अंदर अगर स्रावित होंगे तो किसी कैविटी में स्रावित कर दिए जाएंगे, ब्लड में सीधे स्रावित नहीं करेंगे, तो इन्हें नलिका युक्त ग्रंथियां भी कह सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल होता है अपनी पसीना ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, अपना जो पसीना आता है त्वचा से बाहर आता है तो फिक्स ग्रंथियों से स्रावित होते हुए सीधा बाहर आता है, बीच में ब्लड से कोई इसका कनेक्शन नहीं होता है। एग्जांपल, एक्सो मींस एक्सटर्नल, बाहरी, और क्राइन मींस सिक्रीशन, यानी बाहर जो स्रावित होते हैं, इस वजह से इन्हें एक्सोक्राइन बोलते हैं। और एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड्स, यानी पसीना ग्रंथियां, एंड ग्लैंड्स दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, जो मैंने अभी पेंक्रियाज का एग्जांपल दिया आपको, जो मैंने अग्नाशय रस का एग्जांपल दिया, वो डाइजेस्टिव एंजाइम एक तरह से पेंक्रियाज का पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। ये वो ग्लैंड्स होती है जो डक्टलेस होती है, जिनमें कोई नलिका नहीं होती है, जिनसे स्रावित पदार्थ नलिका से होते हुए टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंचते हैं या आउटसाइड ऑफ द बॉडी नहीं पहुंचते हैं, तो डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथियां एंडोक्राइन होती है, अंतःस्रावी, और नलिका युक्त ग्रंथियां एक्सोक्राइन होती है, बहिःस्रावी। दैट सीक्रेट हार्मोन्स इनटू द ब्लड, ये ब्लड में सीधे जो केमिकल्स होते हैं उनको स्रावित करते हैं, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स, इनकी कोई नलिका नहीं होती, रिलीज देयर सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स नॉन एज हार्मोन्स, इनके जो स्रावित पदार्थ हैं उनको हार्मोन्स कहते हैं। इंटरनली इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर ये स्रावित कर दिए जाते हैं, एंडो मींस इंटरनल, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्राइन यानी सिक्रेशन, उसमें भी क्राइन था, इसमें भी क्राइन, क्राइन नहीं क्राइन, CRIN। फॉर एग्जाम्पल, द पेंक्रियाज सीक्रेट्स इंसुलिन, जो पेंक्रियाज इंसुलिन स्रावित करता है, ग्लूकागोन स्रावित करता है, वो एक एग्जाम्पल है पेंक्रियाज को, अग्नाशय को अंतःस्रावी सिद्ध करने का। तो इंसुलिन हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, जो पेंक्रियाज को अंतःस्रावी सिद्ध करता है इनटू द ब्लड व्हिच ट्रांसपोर्ट दिस हार्मोन टू इट्स साइट्स ऑफ एक्शन थ्रू आउट द बॉडी। अब इंसुलिन का क्या काम है, हम थोड़ा डिटेल्स इसमें आगे पढ़ेंगे जब हार्मोन्स वाली टेबल अपने पास आएगी। वैसे शॉर्ट में बता दूं, इंसुलिन ग्लूकागोन का ऑपोजिट होता है। ग्लूकागोन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, यानी जब हम मीठा खाते हैं ग्लूकोज जनरेट होता है, या जो भी ग्लूकोज कंटेनिंग पदार्थ होता है, केवल मीठे से ग्लूकोज नहीं बनता है, हम जो भी
की रोटी खाते हैं उससे भी ग्लूकोज जनरेट हो सकता है। तो जो ग्लूकोज जनरेट होता है उसको स्टोर किया जाता है ग्लूकागोन की फॉर्म में, ठीक है। और इस ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है इंसुलिन। नेक्स्ट, मोस्ट सेल टाइप डिपेंड ऑन इंसुलिन फॉर टेकिंग अप ग्लूकोज। वो इंसुलिन पे डिपेंड होती है ग्लूकोज लेने के लिए, ग्लूकोज सीधा शुगर से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। मेडिकल साइंस में ब्रांच है एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम की बात की जाती है, अंतःस्रावी तंत्र की बात की जाएगी, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द होम्योस्टैटिक केमिकल एडजस्टमेंट। होम्योस्टैटिक का मतलब है अपनी बॉडी का स्थिर संतुलन बने रहना, तो इसको बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंडोक्राइनोलॉजी। एंड अदर एक्टिविटीज दैट हार्मोन्स अकम्प्लिश, यानी जो हार्मोन्स अपने काम कंप्लीट करते हैं उनको भी ये रेगुलेट करता है एक तरह से। Even though the blood distributes hormones throughout the body, only specific target cell can respond each hormone because only the target cell have receptors for binding with the particular hormone. अब जो हार्मोन साबित होते हैं वो पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पे काम करेंगे, दूसरी जगह काम नहीं करेंगे। यानी आपको घर से स्कूल जाना है, घर से आपको कॉलेज जाना है, तो आप केवल कॉलेज की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाओगे, सीधा स्कूल जाओगे, बीच में कहीं काम आपका नहीं रहेगा। तो ये हार्मोन्स का काम होता है, क्योंकि उस जगह और उन हार्मोन्स को बांधने के लिए पर्टिकुलर साइट होती, जगह होती है कि यहाँ हार्मोन आके बॉन्डेड हो जाएगा, फिर अपना काम करेगा। केमिकली केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर बात करें तो स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पर हार्मोन जाके जुड़ जाते हैं, उसके बाद काम करते हैं। इस वजह से हार्मोन टारगेट ऑर्गन पे काम करते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका हिंदी वर्जन कुछ इस तरह से होगा। हिंदी में एंडोक्राइनोलॉजी थोड़ा आप समझ रहे हो तो ठीक रहेगा, बाकी ये आप हिंदी वर्जन देख लें, थोड़ा सा पढ़ लें जो मैंने आपको बताया। हार्मोनों द्वारा किए जाने वाले होम्योस्टैटिक रासायनिक समायोजन और अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। और हालांकि रक्त हार्मोनों को पूरे शरीर में वितरित करता है, यानी ब्लड तो हर एक ऑर्गन में वितरित होता रहता है, तो क्या हार्मोन हर जगह काम करेगा? नो, हार्मोन की पर्टिकुलर एक टारगेट होता है, टारगेट ऑर्गन होता है, उससे भी काम करता है। यानी इंसुलिन केवल ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है, ग्लूकागोन ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा, थायरोक्सिन का अपना रोल है, पिट्यूटरी ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन का रोल होता है। तो एंडोक्राइनोलॉजी में इस पूरे हार्मोनल सिस्टम की स्टडी की जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी बॉडी में पाए जाने वाले डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखो यहाँ पर ये जो कलर आपको दिख रहा है, जिस भी वे में ग्रीन कलर अभी मेरे को ये दिख रहा है और ये पर्पल कलर दिख रहा है। यहाँ ग्रीन कलर का मीनिंग है कि ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम कर सकते हैं, और जो पर्पल कलर है वो ये शो कर रहे हैं कि ये ओनली एंडोक्राइन की तरह बिहेव करेंगे, एंडोस्ट्राइन की तरह बिहेव करेंगे। आप इनकी एक बार लोकेशन देख लीजिए। सबसे पहली ग्रंथि होती है अपनी बॉडी में पीनियल काइल, जो मध्य मस्तिष्क में होती है, हाइपोथैलेमस के जस्ट पीछे की साइड में, हाइपोथैलेमस की जस्ट पीछे की साइड में पीनियल बॉडी होती है, पीनियल काइल जिसे बोलते हैं, और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि जिसे बोलते हैं, ठीक है। और गले में होती है थायराइड, और थायराइड के ऊपर ये डॉट टाइप में आपको दिख रहे हैं वो होते हैं पैराथायराइड। तो पीनियल काइल जहां, हाइपोथैलेमस जहां मिक्स्ड फंक्शन शो करती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, वहीं पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि केवल एक तरह से आप बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगी। थायराइड और पैराथायराइड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब थायराइड गले में, गले से थोड़ा नीचे आएंगे तो ये होता है थाइमस, ठीक है। ये हर एक हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हार्ट, लीवर, स्टोमक, ये जिसे हम पेट बोलते हैं ना, वो ये है थैले जैसा। फिर एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड क्या होती है? इस लीवर के पीछे की साइड में किडनी है, और किडनी के ऊपर ये जो पार्ट है ना, उससे हम एडिनल बोल रहे हैं, एडिनल ग्लैंड जो अंतःस्रावी की पूरी तरह से। फिर इस लीवर के स्टोमक के पास हम जिसे पेट कहते हैं हम, ये होता है पेंक्रियाज, ठीक है। और फिर इसके बाद में ड्यूडेनम, फिर आती है किडनी, उसके बाद में एडिपोज टिश्यू, त्वचा के जस्ट नीचे जो तक होते हैं उन्हें एडिपोज टिश्यू कहते हैं, उनमें भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से हार्मोन, मतलब वो भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, बात करेंगे हार्मोन्स कौन से स्रावित होते हैं। फिर अपनी आगे स्किन, इसके बाद में दो मुख्य अंतःस्रावी तंत्र होते हैं फीमेल्स में और मेल्स में। फीमेल्स में होते हैं ओवेरीज, जिसे हम अंडाशय कहते हैं,
एक होता है प्लेसेंटा, प्रेग्नेंट फीमेल में प्लेसेंटा अगर हिंदी में शुद्ध भाषा में समझे तो गर्भनाल, वो एक ऐसा रास्ता होता है जो गर्भस्थ शिशु को पोषण प्रदान करता है माता से, ठीक है। गर्भाशय से पर्टिकुलर फीमेल ऑर्गन्स में एंडोक्राइन सिस्टम में स्टडी किए जाते हैं, और मेल एंडोक्राइन सिस्टम में इनकी जगह अंडाशय और गर्भाशय की जगह होते हैं वृषण, जिन्हें हम टेस्ट कहते हैं। तो ये मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां होगी शरीर में पाई जाने वाली, एक तरह से लोकेशन जिसे कह सकते हैं, आप पर्टिकुलर लोकेशन देख सकते हो विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों की। अब हम बात कर रहे हैं अपने वाले टॉपिक की जो आने वाला है। ये एक टेबल आपके सामने, और इस टेबल में सबसे पहला कॉलम होगा एंडोक्राइन ग्लैंड का, सेकंड कॉलम होगा हार्मोन्स का, थर्ड कॉलम होगा टारगेट सेल का, यानी इस पे टारगेट करेंगे, और फोर्थ कॉलम होगा कि इनके मेजर फंक्शंस क्या क्या है। चलो चलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? अब मैंने इससे पीछे तंत्रिका तंत्र पे एक वीडियो डाल रखा है, उसमें हाइपोथैलेमस मध्य मस्तिष्क का एक भाग होता है, मस्तिष्क के कई पार्ट्स किए हुए हैं, और हाइपोथैलेमस एक तरह से रिले स्टेशन का काम करता है, कंट्रोल का काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक मुख्य पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। वो हार्मोन जो रिलीज करता है, अभी हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। टीआरएच, सीआरएच, जीएनआरएच, जीएचआरएच, सोमेटोस्टेटिन, ईआरएच और डोपामिन, ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस से स्रावित किए जाते हैं। अच्छा, इनका टारगेट कौन होते हैं? इंटीरियर पिट्यूटरी। पीयूष ग्रंथि के दो भाग पड़ेंगे, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर। इंटीरियर अग्र, पोस्टीरियर पश्च, या इंटीरियर अंत, पोस्टीरियर बाह्य। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, तो ये हार्मोन इसके इंटीरियर वाले पार्ट को, पीयूष ग्रंथि के इंटीरियर अग्र वाले भाग को प्रभावित करते हैं। इनका काम क्या है? कंट्रोल रिलीज ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। जो पीयूष ग्रंथि है उनसे जो रिलीज होने वाले हार्मोन्स है उनको कंट्रोल करते हैं। कौन से? ये वाले हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल किए जाते हैं। आगे नेक्स्ट, जब भी नेक्स्ट संडे वाली क्लास होगी उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पे सेशन रखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि क्यों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट जो आएगा अपना सेशन, उसमें पीनियल काय के बारे में कहते हैं। आप जानते हो कुछ कुछ ग्लैंड्स को कुछ कुछ स्पेसिफिक नेम दिए जाते हैं। पीनियल काय को क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी, जो अपना रेगुलर उठना और सोना, सूर्य की किरणें जैसी चेहरे पे आएगी, पीनियल काय कहती है उठो अब सवेरा हो गया, वरना तो आदमी दिन और रात सोता ही रहता। तो जैविक घड़ी का काम कौन करता है? पीनियल काय करता है। खैर आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट आती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन स्टोर रहते हैं, ठीक है। एक हार्मोन है वेसोप्रेसिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मीनिंग यूरिन को कम करना। अच्छा, यूरिन कब कम होगा? जब यूरिन में H2, मूत्र में H2 की क्वांटिटी कम हो जाएगी तब यूरिन कम स्रावित होगा। H2 अगर ज्यादा हो गया तो यूरिन की प्रॉब्लम बार बार होगी हर 5 मिनट में। तो ये वेसोप्रेसिन क्या काम करता है? यूरिन से मैक्सिमम H2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप जानते हो अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पहुंचते हैं? किडनी में, और किडनी से फिर यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। लिक्विड्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, वो इंटेस्टाइन के थ्रू निकल जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ। अब उस यूरिन से H2 जितना एब्जॉर्ब होगा, यूरिन उतना ही कम रिलीज होगा और अपने लिए डिहाइड्रेशन की कंडीशन जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो H2 को रीएब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? वेसोप्रेसिन। इसकी वजह से इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स इसकी टारगेट होता है, और ये H2 रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, पुनः अवशोषण। अपशिष्ट पदार्थों में से फिर H2 को एब्जॉर्ब करता है, फिर H2 को एब्जॉर्ब करता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो लिक्विड होता है बहुत कम बच जाता है। सॉरी। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन। अच्छा, ये केवल किडनी ट्यूब्यूल्स छोटी नलिकाओं को कहते हैं, उन्हीं को प्रभावित नहीं करता है, ये आर्टरियोल्स को भी प्रभावित करता है, जो प्रोड्यूस वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अच्छा, ब्लड प्रेशर, ब्लड अपने बहुत से अंगों तक दो तरीके से आता और जाता है। सिराएं नाम सुना होगा, वेन्स, उनसे तो जाता है अशुद्ध शरीर, हार्ट में पहुंचता है, शुद्ध होता है, और आर्टरीज के थ्रू अंगों तक चला जाता है। अपने बाहर जो दिखती है ना, ये सब वेन्स, इंजेक्शन भी इन्हीं में लगता है, आर्टरीज में कभी इंजेक्शन नहीं लगता है। इनसे जो भी लिक्विड जाता है हार्ट में जाता है, और फिर ब्लड के थ्रू
प्योर होके और आर्टरीज के थ्रू ऑर्गन तक पहुंचता है। तो आर्टरीज धमनियों की छोटी इकाइयों को कहते हैं और उनमें मतलब एक संकुचन का काम करता है वेसोप्रेसिन, और उस संकुचन से क्या होता है, ब्लड का प्रेशर बनता है। जैसे संकुचित होगी ब्लड आगे जाएगा, जैसे संकुचित होगी ब्लड आगे जाएगा। ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा तो कई अंगों में पंपिंग के थ्रू ब्लड आगे पहुंच नहीं पाएगा। तो ये वेसोप्रेसिन का काम होता है। तो ये दो काम बताए मैंने। आर्टेरियल्स में इसका काम ब्लड प्रेशर को बनाए रखना, किडनी में इसका काम है कि यूरिन को कम करना, एक तरह से H2 के रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू। ऑक्सीटोसिन ये यूटेरस पे काम करता है। यूटेरस गर्भाशय को कहते हैं, जिसे बच्चादानी कहा जाता है देसी भाषा में। उस पे क्या काम करता है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ऑक्सीटोसिन अगर नहीं हो तो प्रसव, चाइल्ड बर्थ जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो आसानी से नहीं होता है। नॉर्मल डिलीवरी में ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ऑक्सीटोसिन नहीं हो तो डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि गर्भाशय संकुचित नहीं होगा। गर्भाशय संकुचित नहीं होगा तो उस केस में बच्चा बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीटोसिन इसमें बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। जैसे ही संकुचन हुआ, ऑक्सीडेशन स्रावित हुआ, यानी गर्भाशय के संकुचन का ऑक्सीटोसिन से डायरेक्ट रिलेशन होता है। सेकंड रोल होता है टारगेट सेल, इसका होता है मेमोरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट। यानी मेमोरी ग्लैंड्स तो दोनों में होती है, मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स में ये मेमोरी ग्लैंड डेवलप्ड नहीं होती है और फीमेल्स में ये मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप्ड होती है। तो मेमोरी ग्लैंड्स पे इसका टारगेट होता है ऑक्सीटोसिन का, जो मिल्क इंजेक्शन को जनरेट करता है एक तरह से। यानी प्रसव के बाद में जो स्तनपान करवाया जाता है बच्चे को, उसके लिए जो रिलेटेड हार्मोन है उनमें एक ऑक्सीटोसिन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिल्क के जनरेशन को नहीं, मिल्क के इंजेक्शन को, दूध को बाहर निकालने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। मिल्क के बनने के लिए दूसरा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, और मिल्क के इंजेक्शन का मतलब बाहर निकलना, उसके लिए ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, तो ये मेमोरी ग्लैंड्स जो ब्रेस्ट में होती निपल्स के थ्रू जो ब्लड वो मिल्क बाहर निकलता है ना, उसमें ऑक्सीटोसिन का रोल होता है। ये बातें हुई पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, फर्स्ट पीस ग्रंथि की, जिसमें दो मुख्य हार्मोन मैंने बताए, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। उनके रोल मैंने बताए, उनके टारगेट बताए। नेक्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का एक हिस्सा होता है इंटीरियर पिट्यूटरी। इसमें जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, GH, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, प्रोलैक्टिन PRL। ये मुख्य 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार के हार्मोन होते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करता है, इसका टारगेट होता है थायराइड फॉलिकुलर सेल्स। थायराइड ग्रंथि यहाँ होती है ना, तो उन नलिका सेल कोशिकाओं पर इसका टारगेट होता है। ये क्या करता है, T3 और T4 सीक्रेशन को ये स्टिमुलेट करता है, उत्प्रेरित करता है। कौन? TSH। T4 को ही हम थायरोक्सिन बोलते हैं। ठीक है, देखो ये रहा थायरोक्सिन, T4 को बोला जाता है, थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, कॉलम नंबर 1 एंडोक्राइन ग्लैंड का है, कॉलम नंबर 2 रिलीज हार्मोन का है, कॉलम नंबर 3 टारगेट सेल का है, और कॉलम नंबर 4 मेजर फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स का है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, ये हो गया। फिर एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक ACTH हार्मोन का टारगेट कौन होता है, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस ऑफ द एडिनल कॉर्टेक्स। एडिनल कॉर्टेक्स कहाँ होता है, एडिनल ग्लैंड में होता है, जो किडनी के ऊपर होती है। ठीक है, टोपीनुमा संरचना के रूप में। इसका क्या काम, स्टिमुलेट कोर्टिसोल सीक्रेशन। ये कोर्टिसोल सीक्रेशन का काम होता है। अच्छा देखो, एक मजे की बात, पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो दूसरी ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होंगे या नहीं होंगे, या हार्मोन कितनी मात्रा में स्रावित होंगे, उसको नियंत्रित करते हैं। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम, मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। तो ACTH इन दोनों को प्रभावित करता है, यानी टारगेट इनका ये होता है जो कोर्टिसोल सीक्रेशन को प्रभावित करता है। मैंने आपको इससे पहले ये बताया कि उसको मास्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मास्टर है, ये कंट्रोल करता है कि कहां से कौन सा हार्मोन कब स्रावित करना होता है। ग्रोथ हार्मोन बोन और सॉफ्ट टिश्यू पे टारगेट होता है। इसका क्या काम है, इसेंशियल। ये ग्रोथ हार्मोन एक आवश्यक हार्मोन है
जो पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ओनली ये हार्मोन नहीं होता है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। IGF फर्स्ट एक हार्मोन है, डायरेक्टली स्टिमुलेट प्रोटीन एनाबॉलिज्म, ग्रोथ ऑफ बोन्स, हड्डियों का बढ़ना, मृदु ऊतकों का बढ़ना, डायरेक्ट मेटाबॉलिक इफेक्ट इंक्लूड मोबिलाइजिंग फैट एंड कंजर्विंग ग्लूकोज, ग्लूकोज को संरक्षित रखना और फैट को मोबिलाइज करना, एक तरह से इकट्ठा करना, ये सब काम ग्रोथ हार्मोन के, जिससे अपनी बॉडी की ग्रोथ होती है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट किस पे होता है? लीवर पर भी होता है। लीवर में IGF फर्स्ट सीक्रेशन को ये स्टिमुलेट करता है, उत्प्रेरित करता है। ये जब आएंगे पर्टिकुलर पोर्शन तब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, FSH का क्या काम होता है? FSH स्पेशली फीमेल्स में ओवेरियन फॉलिकल्स यानी अंडाशय की जो पुट्टिकाएं हैं उन पे काम करता है। ये क्या काम है? प्रमोट्स फॉलिकुलर ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, स्टिमुलेट एस्ट्रोजन सीक्रेशन। ये एस्ट्रोजन को सीक्रेट करता है। कौन एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है? ग्रोथ हार्मोन। एस्ट्रोजन सीक्रेट होने से क्या होता है? एस्ट्रोजन आगे आएगा। एस्ट्रोजन एक पर्टिकुलर फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। तो फीमेल्स में जो डेवलपमेंट होता है ना फॉलिक्यूल्स का, यानी फॉलिकुलर, हम एंडोक्राइन ग्लैंड में जब ओवरीज आएगी तब उसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि फॉलिकल्स की लोकेशन कहाँ है, इनका क्या रोल है। तो इनकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लीवर के लिए ग्रोथ हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है। FSH फॉलिकुलर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये फीमेल्स के लिए नहीं, FSH मेल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ये वृषणों के विकास के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। स्पर्म प्रोडक्शन करता है, यानी शुक्राणु जो बनते हैं उनमें कौन रोल प्ले करता है? FSH रोल प्ले करता है। तो मेल और फीमेल दोनों में काम करता है FSH। फिर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी मेल और फीमेल दोनों में काम करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स में ओवेरियन फॉलिकल्स एंड कॉर्पस ल्यूटियम, इन पे टारगेट करता है। इसका क्या काम है? ओव्यूलेशन यानी अंडाणु का बनना, स्पर्म का प्रोडक्शन। FSH और अंडाणु के बनने को स्टिमुलेट कौन करता है? LH करता है। कॉर्पस ल्यूटियम डेवलपमेंट, यानी कॉर्पस ल्यूटियम फीमेल सेक्स ऑर्गन का एक एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम का एक पार्ट होता है, उसके डेवलपमेंट में और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको स्टिमुलेट करता है कौन? LH। मेल्स में LH का काम करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग इंटेस्ट, यानी वृषण में एक कोशिका होती है जिन्हें हम लीडिंग कोशिका कहते हैं, और ये इनमें टेस्टोस्टेरोन के स्रावण को, सीक्रेशन को उत्प्रेरित करता है LH। टेस्टोस्टेरोन मेजर मेल सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन, अभी हमने बात करी थी ना मिल्क वाली, भी करेंगे। फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड्स इसका टारगेट होता है और ये प्रमोट्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यानी ब्रेस्ट के ज्यादा डेवलप होने को प्रमोट करता है, और स्टिमुलेट मिल्क सीक्रेशन, मिल्क के स्रावण को स्टिमुलेट करता है। ये जो ऑक्सीटोसिन था मिल्क के इजेक्शन को, यानी बाहर निकलने को स्टिमुलेट करता है, और मिल्क के स्रावित होने को स्टिमुलेट कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स स्टिमुलेट करता है, इसमें रोल प्ले करता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेमरी ग्लैंड मेल एंड फीमेल दोनों में होती है, लेकिन दोनों में इसका विकास बराबर नहीं होता है। जैसे ही मेल्स में टेस्टोस्टेरोन स्रावित होने लग जाता है, मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट रुक जाता है, और फीमेल्स में चूंकि टेस्टोस्टेरोन स्रावित नहीं होता है, इस वजह से मेमरी ग्लैंड्स का विकास बढ़ जाता है। तो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए और मिल्क के सीक्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है वो प्रोलैक्टिन, मिल्क के इजेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो होता है वो ऑक्सीटोसिन। तो आप समझ सकते हो ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन दोनों ही फीमेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। मेलेटोनिन जो किससे स्रावित होता है? पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। पीनियल ग्लैंड जिसे हम जैविक घड़ी भी कहते हैं, ये कहाँ कहाँ काम करती है? ये ब्रेन पे टारगेट करती है, पिट्यूटरी के एंटीरियर पोर्शन पे टारगेट करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे टारगेट करती है, इम्यून सिस्टम पे टारगेट करती है, और अदर्स पे भी ये टारगेट करती है। अच्छा, इसका क्या काम है? इंट्रेंस बॉडीज बायोलॉजिकल रिदम विद एक्सटर्नल क्यूज, यानी बाहर से जो संकेत मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग अपने शरीर की लय को बनाए रखने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड का मेलेटोनिन हार्मोन करता है। मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से पीनियल मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से ही पीनियल ग्रंथि को हम जैविक घड़ी कहते हैं। अपने जो सोने और जगने की पूरी रेगुलर प्रोसेस है और मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से ही कंट्रोल होती है। इनहिबिट गोनेडोट्रोपिन्स,
गोनेट्रोपिन्स के विकास को रोकता है। देखो हम यहाँ कुछ हार्मोन्स देखेंगे जो एक दूसरे के काम को ऑपोजिट करते हैं, जिससे क्या होता है कि बैलेंस बने रहते हैं। इट्स रिडक्शन लाइकली इनिशिएट प्यूबर्टी, इसका कम होना मेलेटोनिन जैसे ही कम स्रावित होता है, प्यूबर्टी जनरेट होती है। प्यूबर्टी बोलते हैं किशोरावस्था को, यानी किशोरावस्था के लक्षणों के बढ़ने के लिए मेलेटोनिन का कम होना जरूरी है। एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट सीधी देसी भाषा में समझो तो एंटीऑक्सीडेंट वो पदार्थ होते हैं जो अपने बुढ़ापे को कम करते हैं। आदमी जवान बना रहता है एक तरह से। ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उन चीजों को ऑक्सीडेशन होने से जो रोकता है उन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। एनहांसेस इम्यूनिटी, अपनी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाता है। कौन? मेलेटोनिन। तो इम्यूनिटी बढ़ेगी तो बुढ़ापा जल्दी कम नहीं आएगा, मतलब बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, और वो एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या थी मेलेटोनिन की, कि किशोरावस्था के विकास के लिए मेलेटोनिन का कम स्रावित होना जरूरी है। ये ब्रेन को शांत रखता है, ये गुस्से को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन गुस्से को प्रॉपर नींद देकर ये अपने मूड को शांत बनाए रखता है। कौन? पीनियल काय का मेलेटोनिन हार्मोन। समझ गए? यानी आपका मूड, आपका चिड़चिड़ापन कुछ हद तक मेलेटोनिन से कंट्रोल होता है, जो कहां से स्रावित होता है? पीनियल ग्रंथि से, पीनियल काल से स्रावित होता है। नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो एंडोक्राइन सेल्स है वो होती है थायराइड ग्लैंड फॉलिकुलर सेल्स। इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं T4 और T3, T4 को तो बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसका दूसरा नाम थायरोक्सिन है। मैं फिर बोल रहा हूँ, थायरोक्सिन का दूसरा नाम टेट्रा आयोडोथायरोनिन और T3 का नाम आयोडोथायरोनिन है। ये दोनों अधिकांश कोशिकाओं पर इसका टारगेट होता है। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं। कौन? T3 और T4, T4 को थायरोक्सिन कहते हैं। मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो क्या होगा? डाइजेशन बढ़ेगा, भूख लगेगी, बार बार भूख का लगना थायरोक्सिन के ज्यादा स्रावित होने को शो करता है। इसी वजह से कहते हैं ना कि मोटे लोग हैं तो थायराइड बढ़ गया, लेकिन जरूरी नहीं कि थायराइड से वजन बढ़ता ही है, वजन घटता है। दो कंडीशन होती है, हाइपरथायरोक्सिन और हाइपोथायरॉइड, वो उन पे डिपेंड करता है। तो मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, इज एसेंशियल यानी आवश्यक होता है फॉर नॉर्मल ग्रोथ, अपनी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जितना इजीली, जितना रेगुलेट रहेगी उतनी ग्रोथ अच्छे से होगी। और नर्व डेवलपमेंट, अपनी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनके विकास के लिए भी क्या जरूरी होता है? थायरोक्सिन और ये आपका आयोडोथायरोनिन, ये दोनों हार्मोन जरूरी होते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड की सी सेल्स होती है, वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? कैल्सिटोनिन, जिसका टारगेट होता है बॉन्ड, और ये क्या काम करता है? डिक्रीज प्लाज्मा Ca2+ कंसंट्रेशन, प्लाज्मा ब्लड। अक्सर होता क्या है, हड्डियों से कुछ कैल्शियम ब्लड में रिलीज होता रहता है। अब अगर हड्डियों से सारा कैल्शियम ब्लड में रिलीज हुआ तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी, अपना ढांचा निरंतर बना नहीं रहेगा। इसलिए कैल्शियम के ब्लड में जाने से रोकना होगा, और इसको रोकने के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है उसे बोलते हैं कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो टारगेट बॉन्स होती है, ये हार्मोन बॉन्स को ये संदेश देता है, क्योंकि हमने ये माना है कि हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस तक काम करते हैं। तो स्रावित होते हैं थायराइड ग्लैंड से और जाते हैं हड्डियों तक। हड्डियों को कहते हैं कि हड्डियां अब बस करो, आप कैल्शियम ब्लड में इतना ही रिलीज करो। ब्लड में सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, तो ये हड्डियों से ब्लड में कैल्शियम जाने को रोकता है, कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट हार्मोन आता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होता है। इसका एक पार्ट होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, उससे जो स्रावित हार्मोन है वो एल्डोस्टेरोन, मिनरलोकोर्टिकोइड भी बोला जाता है। इसका टारगेट होता है किडनी ट्यूब्यूल्स, यानी किडनी एक तरह से। और ये क्या काम करता है? जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन स्रावित होता है उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन इंक्रीज सोडियम प्लस रीएब्जॉर्प्शन यानी और एंड के प्लस सिक्रीशन,
ब्लड से सोडियम को रीएब्जॉर्ब करता है और K प्लस को फ्लूइड से, मान लो बॉडी फ्लूइड से जितना भी सोडियम है उसको रीएब्जॉर्ब, जैसे H2 रीएब्जॉर्प्शन का काम हो रहा था ना, कहाँ हो रहा था H2 रीएब्जॉर्प्शन का काम? एक बार सोचो जरा, वीडियो आपने इतना देखा तो सही, H2 रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी? हाइपोथैलेमस से करी थी ना, इसमें दो हार्मोन आए थे, ठीक है। तो जैसे जैसे H2 रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है, वैसे Na प्लस रीएब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? एल्डोस्टेरोन। और K प्लस को सीक्रेट करता है, यानी ब्लड में, बॉडी फ्लूइड में K प्लस के ज्यादा बढ़ने को रोकता है ये, और यूरिन के थ्रू पोटेशियम आयनों को स्रावित करता है और Na प्लस आयनों को रोक लेता है। कौन? Na प्लस के रीएब्जॉर्प्शन से एल्डोस्टेरोन। दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। ये पार्ट पहले आप देख चुके हो, आप जानते हो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो स्रावित हार्मोन है वो इनको कंट्रोल करते हैं, और इनसे जो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं वो कौन है? एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल का दूसरा नाम है ग्लूकोकोर्टिकोइड, और अधिकांश कोशिकाएं इसका टारगेट होती है। ये क्या काम करता है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज एट द एक्सपेंस ऑफ प्रोटीन एंड फैट स्टोर। जो अपनी बॉडी में प्रोटीन और फैट स्टोर होता है उनसे ग्लूकोज बनाता है और ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। कंट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेस एडेप्टेशन। जब हम तनाव में होते हैं तो तनाव को भी नियंत्रित करने का काम कुछ हद तक कौन करता है? कोर्टिसोल हार्मोन करता है। इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन जिसका पार्ट जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस है वो होता है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स का दूसरा नाम है डिहाइड्रो एपिनोएंडोस्टेरोन, और ये फीमेल्स के बोन एंड ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो इससे टारगेट फीमेल के बोन और ब्रेन होते हैं। एंड्रोजन क्या काम करता है? इज रिस्पांसिबल फॉर प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट एंड सेक्स ड्राइव। फीमेल्स में जो प्यूबर्टल ग्रोथ है, किशोरावस्था ग्रोथ है, उसके लिए रिस्पांसिबल होता है। दूसरा सेक्स ड्राइव, यानी जो यौन इच्छा होती है, सेक्स की जो ड्राइव होती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन एंड्रोजन होता है। इसीलिए एंड्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट एड्रिनल मेडुला। एड्रिनलिन ग्रंथि के पार्ट होते हैं कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स वाले पार्ट से ये तीन हार्मोन स्रावित होते हैं, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एंड्रोजन्स। मेडुला वाले पार्ट से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का टारगेट होता है सिंपैथेटिक रिसेप्टर साइट्स थ्रूआउट द बॉडी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमने देखा, और उसमें ये क्या काम करते हैं? रीइंफोर्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस एडेप्टेशन एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। अपने बॉडी के ब्लड प्रेशर को, स्ट्रेस के मेंटेनेंस को बनाए रखने का काम कौन करते हैं? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। यानी आपने देखा स्ट्रेस के एडेप्टेशन के लिए एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के अलावा कोर्टिसोल भी काम करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हार्मोन्स की। एंडोक्राइन नेक्स्ट ग्लैंड आर पेंक्रियास, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, उनसे दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ग्लूकागोन अल्फा सेल से स्रावित होता है और इंसुलिन बीटा सेल से स्रावित होता है, याद रखना। ग्लूकागोन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को घटाता है। यानी ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, जिससे मेंटेनेंस बना रहता है। ये अधिकांश कोशिकाएं इनका टारगेट होती है, और ये सेलुलर अपटेक, यूज एंड स्टोरेज ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जो भी हम खाते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम, मेंटेनेंस करने का काम ये दोनों हार्मोन करते हैं। नेक्स्ट आता है, अच्छा ये इंसुलिन का काम है। ग्लूकागोन का काम है मेंटेनिंग न्यूट्रिएंट लेवल्स इन ब्लड ड्यूरिंग द पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट। एक तरह से आप ये मान लो मैंने मेजर इसका रोल बता दी, ग्लूकोज के लेवल को कम करना, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, मेंटेनेंस का काम करता है। अच्छा, ग्लूकोज ही नहीं, अदर न्यूट्रिएंट्स के भी मेंटेन रखने का काम करते हैं। तीसरा हार्मोन पेंक्रियास जब एज एंडोक्राइन ग्लैंड जब यूज करती है तो होता है सोमेटोस्टेटिन, जिन्हें डी सेल्स कहते हैं। ये डी सेल्स से स्रावित हार्मोन है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका इफेक्ट होता है और इनहिबिट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर डाइजेशन फास्टली चला तब ग्रोथ पे इसका असर होगा, भूख ज्यादा लगेगी, ठीक है, आप भीमकाय बन जाओगे। इसलिए डाइजेशन को स्लोली वर्क करने के लिए सोमेटोस्टेटिन का होना जरूरी है। तो ये डाइजेशन को स्लो कर देता है। इनहिबिट डाइजेशन का मीनिंग डाइजेशन को पूरी तरह से बंद करना नहीं, इसका थोड़ा सा इसका प्रोसेस स्लो कर देता है सोमेटोस्टेटिन।
जिससे धीरे धीरे भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट पैराथायरॉयड ग्लैंड, आप जानते हो थायराइड के पास में पैराथायरॉयड होता है उसके ऊपर, तो उनसे जो हार्मोन स्रावित होता है वो पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच जिसे कहते हैं। इसका टारगेट होते हैं हॉर्न, किडनी एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? प्लाज्मा में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। देखो मैंने कहा हार्मोन सारे जरूरी नहीं एक ही काम करे, हर हार्मोन दूसरे हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो एक हार्मोन था जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रोक रहा था, वो था कैल्सिटोनिन, और एक हार्मोन है जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन को प्लाज्मा में बढ़ाने का काम कर रहा है। डिक्रीज प्लाज्मा फॉस्फेट कंसंट्रेशन, ये कैल्शियम में प्लाज्मा में कैल्शियम को तो बढ़ाता है और फॉस्फेट को कम करता है। स्टिमुलेट विटामिन डी एक्टिवेशन, आप जानते हो विटामिन डी के एक्टिवेशन से कैल्शियम बढ़ेगा, तो ये विटामिन डी को भी एक्टिवेट करता है। कौन? पैराथायरॉयड हार्मोन। इसके बाद में फीमेल गोनाड्स, यानी जो ये सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें गोनाड्स कहते हैं। तो उसमें आता है ओवेरीज, अंडाशय। अंडाशय से स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन, एस्ट्राडायोल भी इसे बोला जाता है। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन पे इफेक्ट करता है और बॉडी एज ए होल और पूरी बॉडी पे भी काम करता है। क्या काम करता है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट, जब फॉलिक्यूल्स डेवलप नहीं होगी तो अंडा नहीं बनेगी, इसलिए उनके डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन। इसके अलावा गवर्न्स डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। देखो दो टाइप के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो लक्षण होती है द्वितीयक लैंगिक लक्षण जिन्हें बोलते हैं, जैसे आवाज का पतला होना, ठीक है, पुरुषों में देखे जाए तो आवाज का मोटा होना, दाढ़ी मूंछ का बढ़ना पुरुषों में दिखा दे, तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के एग्जाम्पल हो गए। प्राथमिक का मतलब है कि जो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट है वो तो हो गया प्राइमरी, आपके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो सीधे दिखेंगे, और सेकेंडरी होंगे जो इनडायरेक्टली दिखेंगे, आवाज का पतला या भारी होना, दाढ़ी मूंछ का बढ़ना, ठीक है, तो ये सब चीजें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में आती है। स्टिमुलेट यूटेराइन, यानी ये गर्भाशय को स्टिमुलेट करता है। ब्रेस्ट ग्रोथ, ब्रेस्ट के ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एस्ट्रोजन। इसके अलावा ओवरी से स्रावित हार्मोन होता है अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, अच्छा इसका इफेक्ट कहाँ होता है? एक तरह से ये देखो सेक्स ऑर्गन पे इसका इफेक्ट नहीं होता है, एस्ट्रोजन का बॉन्स पे भी होता है। प्रमोट्स क्लोजर ऑफ एपीफाइसियल प्लेट, देखो हड्डियों पे एक प्लेट होती है कार्टिलेज की, हड्डियां अगर बढ़ जाए तो वृद्धि हड्डियों की ज्यादा होगी, तो इन हड्डियों की वृद्धि को रोकने के लिए एस्ट्रोजन जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से महिलाओं की जो शरीर होता है वो पुरुषों के शरीर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग हड्डियों वाला होता है। एक तरह से हड्डियां उनकी कम बड़ी भी होती है, ग्रोथ भी, हाइट भी कम होती है, इसी वजह से जनरली कंपेयर टू मेल्स इसमें एस्ट्रोजन रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट फीमेल जो हार्मोन होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है। ये गर्भाशय पर अपना काम करता है, प्रिपेयर्स फॉर प्रेगनेंसी, यानी गर्भाशय बढ़ेगा तभी बच्चा पलेगा, गर्भ में पलता है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरोन। फिर आता है मेल गोनाड्स की ओर, मेल सेक्स ऑर्गन की ओर, तो मेल सेक्स ऑर्गन में इन्हें अंडाशय बोलते हैं, न्यूरोशन कहते हैं, यहाँ से जो हार्मोन स्रावित होता है उन्हें बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। और ये मेल सेक्स ऑर्गन है जो पूरी बॉडी में काम करता है, ये स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए को स्टिमुलेट करता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा एक हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है वो भी स्पर्म को प्रोटेक्शन करेगा इनडायरेक्टली, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। गवर्न्स डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए एस्ट्रोजन रिस्पांसिबल होता है। प्रमोट्स सेक्स ड्राइव, जैसे उसमें सेक्स ड्राइव के लिए रिस्पांसिबल कौन सा था? किसमें? फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में सेक्स ड्राइव में कौन सा? एंड्रोजन था ना, एंड्रोजन। ऐसे ही मेल्स में कौन है? टेस्टोस्टेरोन। ये बॉन्ड पे भी अपना इफेक्ट छोड़ता है, इनहांस प्यूबर्टल ग्रोथ स्पट, यानी किशोरावस्था को की ग्रोथ को बढ़ाता है। प्रमोट्स क्लोजर ऑफ एपीफाइसियल प्लेट, यानी हड्डियों के बढ़ने को प्रमोट करता है और ये हड्डियों के बढ़ने को कम करता है। कौन? एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। टेस्ट एंड ओवरीज दोनों से स्रावित हार्मोन होता है इनहिबिन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे अपना इफेक्ट छोड़ता है जो इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ एफएसएच, एफएसएच के सीक्रेशन को रोकता है। एफएसएच अगर ज्यादा बढ़ गया
तो फॉलिकल का डेवलपमेंट ज्यादा हो गया, फॉलिकल का डेवलपमेंट ज्यादा हो गया तो अंडाणु जल्दी बनेंगे, ठीक है, अंडाणु जल्दी बनेंगे, तब उस केस में कम उम्र में एक तरह से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, जो उस पर्टिकुलर लिविंग बीइंग्स के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। इसलिए एफएसएच के सिक्रीशन को रोकता है इनहिबिन, जो टेस्ट और ओवरीज दोनों से साबित होता है, न केवल पुरुषों में बल्कि महिलाओं में। स्पर्म प्रोडक्शन अगर 55 में बढ़ गया तब आपको असामान्य केस देखने को मिलते हैं, मिलेंगे, इस वजह से इसको रोकना जरूरी होता है। तो प्रकृति के ये नियम है, फिर पर्टिकुलर संतुलन बनाए रखना। तो एफएसएच को इनहिबिट करने का काम कौन करता है, इनहिबिट करता है, जो प्रसन्न और अंडा से दोनों से साबित होता है। फिर होता है प्लेसेंटा, जिसे बोलते हैं हम नाल, गर्भस्थ शिशु माता से जिससे जुड़ा हुआ होता है उस रास्ते को गर्भनाल कहते हैं, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा से स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, हेल्प मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान को मेंटेन रखने का काम करते हैं, प्रिपेयर ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन, और ब्रेस्ट को, मेमरी ग्लैंड्स को दूध स्रावण के लिए प्रिपेयर करते हैं, दोनों हार्मोन। फिर प्लेसेंटा से और हार्मोन कौन सा स्रावित होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG जिसे बोलते हैं, ओवेरियन कॉर्पस ल्यूटियम, इसका टारगेट होता है मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन रखता है। ये जब ओवेरी पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है किडनी, किडनी से स्रावित हार्मोन होता है रेनिन, ठीक है, और इसका जो टारगेट होता है जोना ग्लोमेरुलसा, एड्रेनल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है, ठीक है, स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, के एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। एंजियोस्टेनिन सेकंड इज आल्सो ए पोटेंट वेसोकॉन्ट्रिक्टर एंड स्टिमुलेट्स थर्स्ट। कुल मिला के ये भूख को बढ़ाता है रेनिन, ठीक है, भूख लगेगी आपको पर्टिकुलर रेनिन से, तो किडनी से स्रावित हार्मोन रेनिन है, और ये एल्डोस्टेरोन को भी बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन का रोल आपने देखा था, आया एल्डोस्टेरोन, गिरा, किडनी पे इफेक्ट छोड़ता है, रीअब्जॉर्प्शन और गेब्रेस के सिक्रीशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट स्टोमक, स्टोमक से रिलीज हार्मोन है ग्रेलिन और गेस्ट्रिन। ग्रेलिन हाइपोथैलेमस पे टारगेट करता है, और ये सिग्नल्स ऑफ हंगर, आपको जब पर्टिकुलर भूख लगती है जब खाना खाते हैं बिना भूख के तो उल्टियां होती है, तो हंगर को स्टिमुलेट कौन करता है, हंगर का, भूख का संकेत कौन देता है, ग्रेलिन देता है कि आपके पेट में भूख है। स्टिमुलेट्स एपेटाइट, और जब खाना खा लेते हो पेट भर जाता है तब भी सिग्नल मिलता है। तो एपेटाइट का मतलब होता है इच्छा को दबाना, तो एक तरह से आप चाहो तो आपको बस चले तो गुलाब जामुन पूरे के पूरे गुलाब जामुन शादी के आप ही खत्म कर दो, लेकिन ये आपके बस की बात नहीं है, आपको पेट कहता है बस आप करो, अब बस करो, अब हम तृप्त हो चुके हैं। तो इसको भी स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, ग्रेलिन, भूख जगाने का काम भी और भूख को शांत रखने का काम भी ग्रेलिन करता है, स्टोमक से साबित होता है। हाइपोथैलेमस यानी यहाँ से कंट्रोल, हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट होता है, तो उस पे टारगेट करता है। गेस्ट्रिन, ठीक है, गेस्ट्रिन और सिक्रेटिन कोलेसिस्टोकाइनिन, ये दो हार्मोन होते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, एक्सोक्राइन ग्लैंड, स्मूथ मसल, पैंक्रियाज, लीवर, गॉलब्लैडर इनको अफेक्ट करते हैं, ये दोनों हार्मोन। हालांकि ये स्टोमक से रिलीज होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से रिलीज होता है, लेकिन इनके टारगेट जो ऑर्गन होते हैं ये होते हैं। इनका दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है कंट्रोल मोटिलिटी एंड सिक्रेशन ऑफ इजली डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्टिव प्रोसेस, जो डाइजेशन की प्रोसेस है उनको मेंटेन रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरा हार्मोन स्रावित होता है, वो होता है जीआईपी, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, एंडोक्राइन पैंक्रियाज, यानी पैंक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको ये अफेक्ट करता है। जीआईपी कहां से स्रावित होता है, छोटी आंत से स्रावित होता है, स्टूडेंट इंसुलिन सिक्रेशन। अब देखो पैंक्रियाज की जो बीटा सेल है वहां से इंसुलिन स्रावित होता है, लेकिन वो कंट्रोल कहां से हो रहा है, वो छोटी आंत से कंट्रोल हो रहा है, इस हार्मोन से। आगे हम पढ़ेंगे ये हार्मोन ट्रोपिक टाइप के होते हैं, जो दूसरे हार्मोन को प्रभावित करते हैं ना, वो ट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से स्रावित हार्मोन होता है पेप्टाइड YY336। हाइपोथैलेमस इसका टारगेट होता है, सिग्नल सेटाइटी, यानी यहाँ आपको तृप्ति मिल चुकी है, यानी भूख आपकी शांत हो चुकी है, अब आपको भूख नहीं है, उसको सिग्नल देने का काम कौन करता है, पेप्टाइड YY336। सप्रेस एपेटाइट,
ये स्टिमुल अच्छा, ये सिग्नल हंगर भूख लगने का संकेत बताता है और भूख की इच्छा को स्टिमुलेट करता है और इच्छा को दबाता है कौन है, पेप्टाइड Y336। मैंने अगर गलत बोल दिया हो तो सॉरी इसके लिए, अब आप इसको थोड़ा सा सुधार लें। पेप्टाइड Y336 तृप्तता और एपिटाइट यानी तीव्र इच्छा जो होती है भूख की उसको दबाता है और ग्रेलिन भूख को जगाता है, ये भूख को दबाता है, ये भूख का संकेत है, ये तृप्ति का संकेत है। नेक्स्ट, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, लीवर से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे आईजीएफ फर्स्ट कहते हैं। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट, बोन और सॉफ्ट टिश्यू पे इसका इफेक्ट होता है, प्रमोट्स ग्रोथ, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, थ्रोम्बोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन ये बोन मेरो अस्थि मज्जा पे इफेक्ट छोड़ता है, स्टिमुलेट प्लेटलेट प्रोडक्शन, कहते हैं ना प्लेटिंग गिर गई जैसी भाषा में, तो प्लेटलेट्स प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कौन करता है, थ्रोम्बोपोइटिन, और ये कहां से स्रावित होता है, लीवर। इसका मतलब प्लेटलेट्स कम बन रही है, सीधा सा इफेक्ट किस पे हो रहा है, लीवर पे, आपका लीवर कमजोर है, कुल मिला के बात ये। नेक्स्ट, हेप्सिडिन भी लीवर से स्रावित होता है जो इंटेस्टाइन पे अपना प्रभाव छोड़ता है और ये क्या करता है, इनहिबिट आयरन एब्जॉर्प्शन टू ब्लड, ब्लड में ज्यादा आयरन जाने को रोकता है, कौन, हेप्सिडिन। ठीक है, क्योंकि अगर ब्लड में ज्यादा आयरन चला गया तो किडनी में स्टोन हो जाएगा, पथरी की आपको शिकायत मिलेगी, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, हेप्सिडिन कंट्रोल करता है। स्किन से स्रावित होता है विटामिन डी, ठीक है, धूप से यही मिलता है शायद आपको, और विटामिन डी का टारगेट कौन होता है, इंटेस्टाइन, और ये क्या काम करता है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ इंजेस्टेड C2+ एंड फॉस्फेट आयन। देखो, विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कैल्सिटोनिन कैल्शियम के ब्लड में जाने से रोकता है। थाइमस ग्रंथि जो होती है, जो यहाँ थोड़ा गले और छाती के बीच में होती है, वहां से थाइमोसिन स्रावित होता है, टी लिम्फोसाइट पे इसका इफेक्ट होता है और ये टी लिम्फोसाइट पॉलीफेरेशन एंड फंक्शन टी लिम्फोसाइट्स को एक तरह से एनहांस करता है, बढ़ाता है। हार्ट से जो हार्मोन है वो आर्टेरियल ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स एएनपी और बीएनपी इन्हें बोलते हैं शॉर्ट में। किडनी ट्यूब्यूल्स पे इसका इफेक्ट होता है, इनहिबिट Na+ रीअब्जॉर्प्शन, ये Na+ रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, कौन, हार्ट से स्रावित एएनपी और बीएनपी, यानी जो जो यूरिन में Na+ जा रहे थे उनसे सोडियम वापस लिया जा रहा था, उस सोडियम के वापस लिए जाने को रोकने का काम एएनपी और बीएनपी कर रहे हैं। एक हार्मोन था जो Na+ को रीअब्जॉर्ब कर रहा था और दूसरा हार्मोन है जो रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है, यानी संतुलन बना रहता है, यहाँ पर ये रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है, वो रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट, एडिपोज टिश्यू, जो त्वचा होती है ना उसके जस्ट नीचे ऊतक होते हैं, उन्हें एडिपोज ऊतक कहते हैं, उनसे ये हार्मोन स्रावित होते हैं, लेप्टिन और एडिपोकाइंस। लेप्टिन हाइपोथैलेमस पे अपना कंट्रोल रखता है और एडिपोकाइंस होते हैं मल्टीपल साइट्स पे अपना कंट्रोल रखते हैं। तो लेप्टिन का क्या काम है, सप्रेस एपेटाइट जैसा काम, पेप्टाइड Y336 का वैसा काम इसका है लेप्टिन का, यानी भूख को, ये जब आप खाना खा लेते हो तृप्त हो जाते हो तो उसको दबाता है, इज इम्पोर्टेंट इन लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ बॉडी वेट, वरना तो आपका वेट बढ़ता ही जाएगा, भूख ज्यादा लगेगी, ज्यादा खाना खाओगे तो फैट बढ़ेगी, फिर बॉडी का वेट बढ़ेगा, तो वेट को कंट्रोल करने का काम लेप्टिन करता है। अदर एडिपोकाइंस क्या रोल करते हैं, मेटाबॉलिज्म और इन्फ्लेमेशन, सूजन जो होती है मेटाबॉलिज्म है उनमें अपना रोल प्ले करता है। तो ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स थे, उनकी टेबल्स थी जो हमने डिस्कस की। अब हम इन जो भी हमने हार्मोन्स देखे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए हमने कहां तक कुछ क्या सीखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपके पास दो लिस्ट है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में जो पर्टिकुलर ऑर्गन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, और लिस्ट सेकंड में जो हार्मोन सीक्रेट है वो है। आपको मैच करना है, आपको देखना है कि कौन सा राइट है और कौन सा किससे क्या मैच, राइट नहीं, कौन सा किससे मैच हो रहा है। तो हार्ट से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, किडनी से कौन सा रिलेटेड है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कौन सा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन सा। आप देखो देखिए जरा, आपको एक या दो आ जाएंगे, तब सारे आ जाएंगे। चलते हैं राइट आंसर की ओर, तो इसका राइट आंसर है 4th, यानी यहाँ पर हार्ट से रिलीज आर्टेरियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर अभी भी बताया मैंने। बी फर्स्ट यानी एरिथ्रोपोइटिन जो है वो किडनी से रिलेटेड है,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इंटेस्टाइन मान सकते हो, इंटेस्टाइन से रिलेटेड सिक्रेटिंग हार्मोन है और एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड अपना एल्डोस्टेरोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, आपको यहाँ पर मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं ये बताना है। तो ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है और इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो सिलेक्ट करना है जो अंतराकाशी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो इनमें मेल सेक्स ऑर्गन एक ही है, आंसर राइट होगा टेस्टोस्टेरोन। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये मेल सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, which of the following hormones play a key role in regulating glucose metabolism? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है? तो इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन। यानी ग्लूकोज को नियंत्रित रखता है, वरना ग्लूकोज बढ़ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, which hormone do not play any role during reproduction? जो जनन के दौरान, प्रजनन के दौरान कोई भूमिका नहीं निभाता है, वो कौन सा हार्मोन है? वो हार्मोन आपका ग्लूकागोन होगा, क्योंकि ग्लूकागोन ओनली ग्लूकोज से रिलेटेड है। ऑक्सीटोसिन से प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन ये सब प्रजनन में अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन ग्लूकागोन का इसमें कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपके सामने, which hormone stimulates HCl secretion? HCl के स्राव को कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? हालांकि ये टेबल में नहीं आया था, फिर भी जब हम डिटेल में देखेंगे तो इसका आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है गेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, which of the following hormones directly oppose the action of insulin? ये मैं बता चुका हूँ, जो इंसुलिन के कार्य के विपरीत काम करता है होता है ग्लूकागोन। इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ग्लूकागोन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, हार्मोन्स की लिस्ट थी, पर्टिकुलर हार्मोन्स क्या क्या काम करते हैं, उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। हम नेक्स्ट संडे में बात करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इसके कितने पार्ट है और हाइपोथैलेमस का क्या रिलेशन है, क्यों पिट्यूटरी ग्लैंड इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जानने के लिए बने रहिए कुलदीप स्टडी में। धन्यवाद।